क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर आपको आई दृष्टि से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देखने वाले हैं। अभी तक की समसामयिकी से रिलेटेड वीडियो चैनल पे पढ़ चुके हैं। जो भी एक दो वीडियो समसामयिकी से संबंधित बचे हुए हैं वो भी 1 या 2 दिन के अंतराल में पढ़ जाएंगे। फिर हम लोग अपने डिटेल्ड जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको चलाने वाले हैं। तो उसी क्रम में जो आज हमारा पहला पार्ट है डिटेल्ड डिस्कशन में, वो है आपका राष्ट्रीय परिदृश्य। अगर आप देखेंगे तो मैगजीन में आपका लगभग इसको 50 पन्नों में कवर किया गया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी बातें लिखी हुई हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उतना ही मैंने इसमें आपको हाईलाइट करके ऑलरेडी दे दिया है। बस आप जब रिवाइज करें तो बार बार ये हाईलाइटेड टेक्स्ट को ही आप लोग रिवाइज करें। आप लोग क्या कर सकते हैं, मैगजीन को अपने सामने ओपन करके रखिए। जो जो टेक्स्ट मेरा हाईलाइटेड है उसको आप लोग भी साथ में हाईलाइट करते चलिए। एक बार आप लोग मेरे साथ वीडियो में रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप लोग बार बार उसी टेक्स्ट को मैगजीन से पढ़ते रहिए या डबल स्पीड में मेरी वीडियो को बार बार सुनते रहिए। आपको करंट अफेयर्स ईजिली से तैयार हो जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसका जो वेटेज रहता है, करंट अफेयर्स में जो अलग अलग सेक्शंस रहते हैं उसमें जो राष्ट्रीय परिदृश्य यानी जो नेशनल न्यूज़ होती है उसका वेटेज जो दोस्तों रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को ही कवर कर रहे हैं। ठीक, इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो वो सारा काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो सब अभी लेक्चर के साथ ही हम लोग आपको बताते चलेंगे। जहाँ जहाँ पर स्टैटिक पार्ट की ज़रूरत है वो भी आपको करंट के साथ मैं इंक्लूड करके बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये समझते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से इसका क्या तात्पर्य है। 1 नेशन 1 इलेक्शन से मेरे दोस्तों ये तात्पर्य है कि एक ही समय पर पूरे राष्ट्र में जितने भी चुनाव होते हैं उनका जो आयोजन है एक ही समय पर कर दिया जाए। चाहे वो आपके राज्य के चुनाव हों या आपके केंद्र के चुनाव हों या आपके लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, सारे के सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। ऐसा नहीं कि ये ऐसी परिकल्पना पहली बार आ रही है, इससे पहले हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि 1951 से 52 से लेकर के 1967 तक, यानी कि 1967 तक ऐसा ही कुछ होता आ रहा था, लेकिन 1967 के बाद से ऐसा समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो मेंस के हिसाब से हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसको ऑलरेडी आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको छोड़ दे रहा हूँ। 170वीं जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसमें भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बात करी गई है। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी ने की थी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कमेटी में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 8 सदस्य इसमें कमेटी थी। दोस्तों कितनी कमेटी थी? 8 सदस्य थे इसमें, जिसका गठन जो था आपका 2 सितंबर 2023 को इसका गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। अब उन सदस्यों को वैसे तो इनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको याद रखना चाहिए तो सिर्फ सचिव को आप लोग याद रखें। सचिव कौन थे? नितिन चंद्र थे। इन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। इन्होंने क्या किया था, सचिव भारत सरकार थे, इन्होंने विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट जो थी मार्च 2024 में किसको सौंपी थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। ठीक दोस्तों, इसमें कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं कि जो चुनाव जो है 2 चरण में किए जाएंगे। पहले चरण में आपका लोकसभा और विधानसभा से संबंधित चुनाव होगा, और जो आपका दूसरे चरण है उसमें प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर ही स्थानीय निकाय के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों जब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो इससे आप लोग यह समझेंगे कि
यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल नंबर 83, आर्टिकल नंबर 172। आर्टिकल नंबर 83 में बताया जाता है संसद के सदनों की अवधि, और 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि। इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एक बार जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी ने की। इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। सारे सदस्यों के नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सचिव का नाम याद रखना है, नितेन चंद्र सचिव का नाम था। ला कमीशन की कौन सी रिपोर्ट थी? 170वीं रिपोर्ट थी जिसमें इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, और ये ऐसा तो नहीं है कि पहली बार नहीं है। 1967 तक इस प्रक्रिया को हमारे ही देश में अपनाया जा चुका है। ठीक है, इसमें 2 आर्टिकल्स हम लोगों को याद रखने हैं, 83, आर्टिकल नंबर 83 एंड आर्टिकल नंबर 172। ठीक, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएम आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी। यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो इसको 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आशा योजना का जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसका फुल फॉर्म है। 2018 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी प्रदान कराने पर आधारित है। जो ऑब्जेक्टिव है इस योजना का वो सिर्फ इतना ही है कि जो किसान हैं, जो उनकी फसल है, उसको एमएसपी इजीली प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। यानी कि कितने रुपए का दोस्तों खर्च होगा? तो ये आपका 35,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। पीएम आशा के अंतर्गत कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पीएम आशा के अंतर्गत आते हैं। तो एक आपका हो जाएगा प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसको हम लोग पीएसएस बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जिसको हम लोग पीएसएफ के नाम से जानते हैं। तीसरा है पीडीपीएस, जिसको हम लोग प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम के नाम से जानते हैं। चौथा है आपका एमआईएस, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या किसानों से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर इस फैक्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है पॉइंट की फॉर्मेट में कि जो पीएम आशा योजना है सिर्फ और सिर्फ क्या किसानों से संबंधित है। किसानों से तो ये दोस्तों संबंधित है ही। किस प्रकार से संबंधित है कि जो एमएसपी जो मिलता है फसलों को वो किसानों को प्रोवाइड कराया जा सके। साथ ही साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी ये योजना किस तरीके से लाभान्वित करेगी कंज्यूमर्स को, कि जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इस स्कीम के माध्यम से इसका जो ऑब्जेक्टिव, जो इसका रिजल्ट होगा, उससे क्या होगा, जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक गुड्स हैं, ठीक है, उनके प्राइस में जो ऊपर नीचे होता है ना, जो चेंजेस होते हैं उनके प्राइस में, उसको भी इस स्कीम के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक, आई होप कि आपको पीएम आशा भी कवर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से अगर हम लोग देखें कि पीएम आशा में हमको क्या याद रखना है, तो पीएम आशा में हम लोगों को ये याद रखना है दोस्तों कि 2018 में इसके बजट में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या था? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसका फुल फॉर्म था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसानों को फसलों की उनकी एमएसपी प्रोवाइड करा जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और हमने इसमें देखा कि इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कितना पैसा इसमें लगेगा? 35,000 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा किया जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान। दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसी लग रही है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई आपको समस्या है तो उसे भी आप लोग मेंशन करिए। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टा या फेसबुक पे। इन सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन के रूप में कुछ काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आप लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो इसमें क्या है दोस्तों कि वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण है, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक स्थिति में सुधार करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं आपकी, उनके ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति में सुधार के लिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ये जो अभियान है चलाया है। ठीक है,
इसके अंतर्गत 63,000 गांव शामिल होंगे और 5 करोड़ जनजाति लोगों को इससे लाभ होगा। इसमें हम लोगों को कुछ स्टैटिक चीज़ें देख लेनी है। सबसे ज़्यादा एसटी की जो पॉपुलेशन होती है आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, अगर राज्य में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में होती है दोस्तों, और अगर यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे तो लक्षद्वीप में होती है। ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो दिल्ली एनसीआर में, पंजाब में और हरियाणा में एसटी की बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इनको आप लोग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए टोटल कितने रुपए का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो मेरे दोस्तों 79,156 करोड़ 79,156 करोड़ रुपए का इस पे खर्च आ रहा है। ये क्या है आपकी, इसमें सेंटर का भी शेयर है, राज्य का भी शेयर है। सेंटर का शेयर लगभग 56,000 करोड़ रुपए है और राज्य का जो शेयर है लगभग आपका 22,000 करोड़ रुपए है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें कार्यान्वित के लिए कितने मंत्रालयों को आवंटित किया गया है, 17 मंत्रालय इनको कार्यान्वित कराएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आई होप कि इतने ही फैक्ट्स हैं। एक दो फैक्ट जो होंगे उसको आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ ये बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी पॉपुलेशन है भारत में, तो 10.45 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमने इसके कवर कर दिए। जल्दी से इसको समराइज करते हैं। तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसका उद्घाटन किसने किया है, वित्त मंत्री जी ने किया है, 24-25 के बजट में किया है। ठीक है, किस लिए किया है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उसमें सामाजिक आर्थिक उनका सुधार हो सके। ठीक है, इसमें 63,000 टोटल गाँव शामिल हैं। इसमें एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में होती है। अगर हम लोग देखें कहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं, जीरो है, तो वो आपका दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा। ठीक, इसमें टोटल कितने एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 79,156 करोड़ का इसमें टोटल इसमें खर्च आ रहा है। कितनी पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार, 10.45 करोड़, 10,45 लाख। ठीक है, आई होप कि ये भी टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। आपका जो अगला टॉपिक है, बायो राइड योजना को मंजूरी। तो ग्लोबल बायो इंडिया दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि ग्लोबल बायो इंडिया क्या है। तो ग्लोबल बायो इंडिया क्या है, जो प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है किसका, जो जितने भी हितधारक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके लिए एक जो सम्मेलन होता है उसका नाम दोस्तों क्या होता है, ग्लोबल बायो इंडिया। क्या होता है दोस्तों, ग्लोबल बायो इंडिया। इसका आयोजन कौन करता है, BIRAC। इसका आयोजन कौन करता है, बिराक। बिराक का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। क्या होता है फुल फॉर्म बिराक का दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये क्या करता है, ग्लोबल बायो इंडिया का हर साल, ग्लोबल बायो इंडिया का हर साल क्या करता है, आयोजन करता है दोस्तों। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम लोग जो काम की चीज़ है अपनी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जो ग्लोबल बायो इंडिया है ये इस बार कौन सा संस्करण था इसका दोस्तों, तो ये आपका चौथा संस्करण था। कहाँ पर आयोजित हुआ, आपका दिल्ली में आयोजित हुआ दोस्तों। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोगों को जो बायो राइड है, जो बायोराइड टर्म, जो बायोराइड स्कीम आई है उसमें इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो बायोराइड का दोस्तों फुल फॉर्म होगा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या होगा दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाएं, इसमें क्या है कि जो बायोराइड स्कीम है इसमें 2 उसको मर्ज कर दिया गया, 2 स्कीम्स को। जो बायोराइड स्कीम्स है आपकी उसमें 2 स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की। एक आपकी रिसर्च डेवलपमेंट की स्कीम, दूसरी आपकी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। इन दोनों स्कीमों को मर्ज करके आपकी एक स्कीम बनाई गई है जिसका हमने नाम दिया है बायोराइड। ठीक, तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2021 से लेकर के 2025-26 तक इसका एग्जीक्यूशन होना है। बायोराइड योजना इनोवेशन और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी। ठीक, आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों
उसमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बायो ई3, इसमें सिंपल आपसे क्वेश्चन बन के दोस्तों आ जाएगा कि बायो ई3 जो है आपका, इसका ये जो 3 ई है इसमें क्या डिनोट करते हैं। तो ई से एक आपका इकोनॉमी, दूसरा ई से इन्वायरमेंट, तीसरे से एम्प्लॉयमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है बायो ई3, इसमें और कुछ नहीं मेरे हिसाब से, इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। तो नमो भारत रैपिड रेल का जो उद्घाटन है, इसका जो ये एक एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया का। ठीक है, तो भारत की जो सबसे पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस, उसको लॉन्च किया गया था 2019 में। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो लॉन्च हुई थी वो 2019 में लॉन्च हुई थी, जिसकी स्पीड दोस्तों कितनी थी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, अब हम लोगों को यह याद रखना है कि वंदे मेट्रो ट्रेन जो गुजरात में स्टार्ट करी गई है, उसका नाम जो है बदल दिया गया है। क्या हुआ है कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। आप समझ रहे हैं कि जो वंदे मेट्रो ट्रेन है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, कहाँ पर, गुजरात में किया। ठीक, गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद और भुज के मध्य में किया। ठीक, इस ट्रेन का फिर से नाम बदल दिया गया, जो नाम बदला गया वही है आपका नमो भारत रैपिड रेल। इसको एक बार अच्छे से समझते हैं हम लोग क्या है नमो भारत रैपिड रेल जो है। नमो भारत रैपिड रेल जो है दोस्तों, ये इसका जो उद्घाटन है आपका मोदी जी ने किया, कहाँ पर किया, गुजरात में किया, अहमदाबाद और भुज क्षेत्र के बीच में किया। लेकिन इसका जो नाम पहले था वो वंदे मेट्रो ट्रेन के नाम से इसका उद्घाटन किया गया था, बाद में इसका नाम बदल करके नमो भारत रैपिड पड़ गया। इसी में हम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में पढ़ा, लेकिन इसका जो उद्घाटन था 2019 में ही कर दिया गया था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारी जो चली थी नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी पे रोड पर चली थी, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों हुआ करती थी। ठीक, अब हम लोग अपने आगे दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं पर भी दोस्तों आपको तकलीफ हो रही है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डील करूँगा। पहले आप लोगों को वो समझाऊंगा, फिर आगे के टॉपिक्स को कवर करूँगा। अगला टॉपिक है आपका मिशन मौसम। तो दोस्तों मिशन मौसम जो है आपका, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कितने रुपए का खर्च आएगा। तो 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इसमें, और आपका कितने इसकी अवधि है, तो 2 साल की इसकी अवधि। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके भी 3 विभाग हैं जो इसको कार्यान्वित करेंगे। पहला आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। तीसरा है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसका सेंटर कहाँ है दोस्तों, नोएडा में। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका मिशन मौसम है, मिशन मौसम का जो परिकल्पना है एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। ठीक, ये जो है आपका, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी काम की हैं उसको मैंने कवर किया है, बस वही आप देखिए। ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, ये जो मिशन है ये आपको क्या करेगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं, ठीक, उनको कैसे निपटा जा सके, उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, वो नागरिकों को और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको इससे पता लगाने में आसानी रहेगी। यह मिशन मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा। ठीक, ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपका अच्छे से कवर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, क्लीन एयर सर्वे। तो इसका जो आयोजन होता है, मतलब इसको कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, अगले 5 वर्षों में 2024 तक
पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल में 20 से 30% की कटौती होगी। ये देखिए हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है, जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिख दी गई हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल पर 20 से 30% की कमी लाने का टारगेट जो है लिया गया है। इसके अंतर्गत 130 शहरों को चुना गया है जिनकी रैंकिंग की जाती है। ठीक, इनको 3 कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड किया गया है। इनको 3 कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड किया गया है, जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में ऐसे शहर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, और कैटेगरी 2 में ऐसे शहर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, और तीसरी कैटेगरी में ऐसे शहर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। ठीक, तो उसमें जो शहर होते हैं उनको नेशनल क्लीन एयर सिटी का स्टेटस भी मिलता है। ठीक, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि 7 सितंबर 2024 को जयपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर क्लीन एयर सर्वे के परिणामों की घोषणा की गई। जो क्लीन एयर सर्वे हुआ, इसका जो रिजल्ट आया वो कहाँ पर डिक्लेयर किया गया दोस्तों? जयपुर में किया गया। कहाँ पर डिक्लेयर किया गया दोस्तों? जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया? 7 सितंबर को बनाया गया। कहां पर डिक्लेयर किया गया इसका रिजल्ट? जयपुर में डिक्लेयर किया गया। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग शहर हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहली कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर सूरत है, फिर आपका जबलपुर है, फिर आपका आगरा है। दूसरी कैटेगरी में आपका फिरोजाबाद है, अमरावती है, झांसी है। तीसरी कैटेगरी में आपका रायबरेली है, नलगोंडा है और नलागढ़ है। आप लोगों से डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि जो शहर के नाम यहाँ पर मेंशन है किस राज्य में सिचुएटेड है, तो आप लोगों को ये भी देखना है। ये तो बात हो गई इंडिया लेवल पर। अगर यूपी में हम लोग देखें तो यूपी में आपकी पहली श्रेणी में आता है आगरा, लखनऊ, कानपुर। दूसरे में आता है आपका फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर, और तीसरी कैटेगरी में आता है रायबरेली। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका इंडिया में जो पहली कैटेगरी पर आता है वो आपका सूरत है, दूसरा है आपका जबलपुर, तीसरा है आगरा। यहीं से आपको पता चल गया कि जो आगरा है, जो दोस्तों आपका आगरा है, यही आपका यूपी में पहले नंबर पर होगा। ठीक, पहली कैटेगरी में पहले नंबर पर आगरा है, दूसरे नंबर पर लखनऊ है, तीसरे पे कानपुर है। दूसरी कैटेगरी जब हम लोगों ने देखी तो ये फिरोजाबाद से स्टार्ट हो रहा है, अमरावती और झांसी। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए? यूपी में फिरोजाबाद और झांसी दूसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी भी रायबरेली से चालू हो रही है, तो यूपी में आपको तीसरी कैटेगरी में पहले नंबर पर दोस्तों क्या हो जाएगा? रायबरेली हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं क्लीन एयर सर्वे 2024 उत्तर प्रदेश की स्थिति। ये हमने यहाँ पर आसानी से कवर कर लिया। अगला जो आपका टॉपिक है, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। नेचर क्या है? एक जर्नल है, एक पत्रिका है जिसने मान्यता मतलब अप्रूव कर दिया है किसको? स्वच्छ भारत मिशन को। स्वच्छ भारत मिशन 2014 2 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो फोकस था इसका ओपन डेफिकेशन पर, इसका ओपन डेफिकेशन फ्री पर इसका क्या नाम फोकस था, मतलब इस पर इसका आयोजित रहता था। जो लक्ष्य था इसका ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस प्रोवाइड कराना था। ठीक है, इसको नेचर ने क्या किया दोस्तों? अप्रूव कर दिया। ठीक, जो इसका आपका क्या कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है इसमें सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज यानी कि यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव की प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, और तो इसमें कुछ है नहीं स्वच्छ भारत मिशन में खास जो आप लोगों को याद करने की जरूरत पड़े। इसमें हाँ आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे सैनिटेशन बढ़ता है तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम होता है। जाहिर सी बात है, ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सैनिटेशन जो होता है आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जाहिर सी बात है, जैसे जैसे स्वच्छता बढ़ेगी तो बीमारियाँ कम होंगी, तो लोगों के जो डेथ रेट है वो भी डाउन ही होगा। ठीक दोस्तों, तो ये भी हम लोग समझ गए। अगला क्या है? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन कब किया गया? 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है आपका किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, फिर आपका जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। इसकी जो थीम है, जो इसका केंद्रीय विषय है वो 4S
एस है। एस से यहाँ पर क्या मतलब है? स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। स्वच्छता ही सेवा अभियान किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। 2 अक्टूबर से पहले इसका आयोजन किया जाता है। 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया। किस जर्नल ने इसको अप्रूव कर दिया है? नेचर जर्नल ने इसको अप्रूव कर दिया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का दोस्तों केंद्रीय विषय क्या है? तो 4 एस से हम लोगों को याद रखना है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। जो आपका क्या नाम, स्वच्छता जो है वो कॉमन है, स्वच्छता जो है यहाँ पर वो कॉमन है, और बस स्वभाव और संस्कार आपको याद रखना है। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ठीक दोस्तों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अपना 23वां विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लॉ कमीशन जो है आपका एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक साथ ही साथ एक एडवाइजरी बॉडी है। टेन्योर जो है इसका फिक्स रहता है। 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसमें पहली बार इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। पहला जो लॉ कमीशन दोस्तों बना था आपका 1955 में बना था, जिसकी अध्यक्षता MC सीतलवाड़ ने की थी। जो आपका 23वां लॉ कमीशन बन रहा है इसका टेन्योर 3 साल का है, 2024 से 2027 तक। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली है। जो 22वां लॉ कमीशन था, जाहिर सी बात है उसका जो कार्यकाल है 2024 में समाप्त हुआ है। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके ऋतुराज अवस्थी थे। भारत में जो 23वां लॉ कमीशन बन रहा है उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? एक तो आपके पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और सचिव होंगे, और सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में होंगे, और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक, विधि आयोग का जो मुख्यालय है वो हमने पहले बता दिया आपको, नई दिल्ली में होगा। तो इसको जो मेन पॉइंट है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके अलग से लिख दिए, बाकी आपको कुछ पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये वाला भी टॉपिक आपका कवर हो गया। अगर दोस्तों आप लोगों को लग रहा हो कि स्पीड हल्की सी स्लो जा रही है तो आप लोग इसको बढ़ा करके देख सकते हैं। अगर आपको फास्ट लग रही है तो उसको हल्का सा आप लोग स्लो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही पॉइंट्स आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखे ताकि पढ़ाने में ज़्यादा समय ना लगे और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसीलिए हमने स्पीड जो है आपको थोड़ी तेज़ लग सकती है। अगला जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो है डिजिटल कृषि मिशन। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जो कृषि है, जो आपका कृषि है किस लिस्ट के अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो और ये जो लिस्ट वगैरह वाला टॉपिक है किस अनुसूची में? तो शेड्यूल 7 में इसका जिक्र किया गया है। 2023-24 के बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसकी घोषणा की गई थी 2023-24 में। ठीक, तो 2024-25 का जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी कि अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होगा कि 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है आपका? 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण को रजिस्ट्री का अपडेट करना है। इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं, अगर इसको आसान भाषा में समझें तो उसका डिजिटलाइजेशन करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन स्टार्ट किया गया है। इसके लिए जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी वो 2024-25 के बजट में बात करी गई थी। इसमें जो खर्च होगा वो आपका 2817 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें जो केंद्र का हिस्सा रहेगा वो 1940 करोड़ रुपए का रहेगा लगभग। ठीक, फिर इसमें मेन क्या है? एक तो बस मोटी मोटी बात समझ गए कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिससे सारी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो जाए, फार्मर्स को जो चीज़ें हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाए, सारा डाटा एक जगह हो जाए। ठीक, डिजिटल कृषि मिशन जो है उसका मूलभूत स्तंभ, तो डिजिटल कृषि मिशन जो है आपका निम्न 2 मूलभूत स्तंभों पर निर्मित है। एक है आपका एग्री स्टैक, दूसरा है आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक, इसमें कई सारे टर्म्स आते हैं जैसे कि सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, फिर आपका आता है किसान आईडी, फिर आपका आता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाए। बस आपको ये याद रखना है कि किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं। जो प्रायोगिक परियोजनाएं जो संचालित की गई हैं किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की जा रही है? फर्रुखाबाद में। बस आपको इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आपकी प्रायोगिक परियोजना जो है डिजिटल किसान आईडी से रिलेटेड चलाई जा रही है। बाकी कहाँ पर हो रही है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उत्तर प्रदेश का
आपको फर्रुखाबाद याद रखना है। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसान के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितने करोड़ किसानों के लिए? तो 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल आइडेंटिटी के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिजिटल आइडेंटिटी का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 24-25 में 6 करोड़, 25-26 में 3 करोड़, 26-27 में 2 करोड़ जोड़ेंगे तो आप लोग मोटा मोटा 11 करोड़ आपका हो जाएगा। टेन्योर जो है 3 साल का है, इसलिए 3 साल की यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि और भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है इसमें, क्या नाम, एग्रीकल्चर वाले में जो आपको अलग से पढ़ाया जाए। इसका जो मेन था वो मैंने हाईलाइट ही कर दिया। सबसे पहले डिजिटल कृषि मिशन की कहाँ पर बात करी गई वो देख लिया हम लोगों ने, कितने इसमें जिले सेलेक्ट किए गए हैं, कितने किसानों को इससे फ़ायदा होगा, कितना खर्चा हो रहा है, उसमें राज्य का कितना शेयर है, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और इसमें कितने किसानों को डिजिटल आईडी का लक्ष्य दिया गया है। तो इसको ये अगर ज़्यादा कठिन बनाएगा तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो आपका 2024-25 से में कितने लोगों का, तो 6 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 2, ऐसे याद रख सकते, 3 दूनी 6, 6, फिर 3, फिर 2, 3 × 2 = 6। तो पहले 24-25 में 6 करोड़, 25-26 में 3 करोड़ और आपका 26-27 में 2 करोड़ लोगों को किसान आईडी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस वाले आर्टिकल में आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस जितना बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए, उसको ही बस आप लोग अगर बार बार मेमोराइज करेंगे, अगर आप किस्मत साथ देती है, सारे सवाल लगभग 80% सवाल अगर इसी मैगजीन से इस बार भी आते हैं तो मेरे दोस्तों एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, एक भी पॉइंट ऐसा यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा जो जिससे आपको सवाल हल करने में दिक्कत हो। वो पॉइंट एक बार मेरे मुंह से ज़रूर निकलेगा, बस आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, अच्छे से हाईलाइट करिए। अगला जो आपका दोस्तों टॉपिक है वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है इसमें हम लोग देखते हैं कि सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है ये आपका केंद्र सरकार ने इसको 2021 में स्टार्ट किया था। किसका क्या था कि जो सेमीकंडक्टर और जो डिस्प्ले इकोसिस्टम है इनके डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च किया जाएगा, 76,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 76,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इसमें क्या है कि आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का विकास के लिए जो लंबी स्ट्रेटजी है उसको ऑब्जर्वेशन के लिए यह मिशन जो है आपका स्टार्ट किया गया दोस्तों। ठीक, फिर इसमें जो आपको मेन बात जो आपको याद रखनी है वो इसमें याद रखनी है कि 2 सितंबर 2024 को गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की मंजूरी जो है प्रदान कर दी गई। इसमें आपको ऐसा नहीं कि पहला सेमीकंडक्टर यूनिट है, किसने इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये आपका केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसमें कुल मिलाकर के अगर हम लोग लास्ट में समझें तो 5 इस समय सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं। गुजरात में आपकी धोलेरा में 1 है, साणंद में 2 है, साणंद में 2 है, धोलेरा में 1 है, तो 3 आपकी साणंद में 3 है आपकी। गुजरात का जो साणंद है वहाँ पर 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं, धोलेरा में 1 यूनिट है और असम के मोरी गाँव में 1 यूनिट है। तो कुल मिलाकर आपकी कितनी यूनिट है, 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एआई इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब कहाँ पर होगा, तो वो आपका होगा गुजरात के धोलेरा में। कहाँ पर होगा दोस्तों, गुजरात के धोलेरा में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एआई इनेबल्ड सेमीकंडक्टर आपका कहाँ होगा, गुजरात के धोलेरा में। इसमें और कुछ नहीं पढ़ने वाला, बस इतना याद रखना है। इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है आपका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021 में आया था। इसके लिए बजट कितना है, 76,000 करोड़ रुपए का है। इसमें आपको 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं, 3 आपकी गुजरात में हैं, 4 आपकी गुजरात में है, 1 आपकी असम के मोरी गांव में है, गुजरात में आपकी 1 धोलेरा में है, 3 आपकी साणंद में है, 3 आपकी साणंद में है, असम के मोरी गांव में 1 है, असम के मोरी गांव में आपकी 1 है। ITSI फंड यानी कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन फंड इस्टेब्लिश किया गया है। किसके अंतर्गत, चिप्स एक्ट जो है आपका 2022, अमेरिका के वर्ष 2022 के चिप्स
एक्ट के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इनोवेशन फंड है, किस एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है, तो चिप्स एक्ट के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि 124 अनुच्छेद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया जाता है। 28 जनवरी 1950 का इसका दोस्तों गठन होता है। 2024 में डायमंड जुबली इसकी स्टार्ट करी गई है। जो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था हरिलाल जे कानिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका जो सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह यानी कि इंसाइनिया का उद्घाटन किया। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फ्लैग है उसका दोस्तों रंग कैसा है, आपका नीला है, नीले रंग का फ्लैग है। इसमें सर्किल के नीचे एक श्लोक लिखा हुआ संस्कृत में। कौन सा श्लोक? यतो धर्म स्थितो जया, जिसका अर्थ क्या है? जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। 75 वर्ष पूरे होने पर सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, जिसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अगला है आपका वाड़ वड़ पत्तन का शिलान्यास। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट दोस्तों कब आया? 2021। अक्सर आप परीक्षा में देखते होंगे कि एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपका ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट कब आया था? 2021 में। इसी के अंतर्गत भारत में कुल कितने पोर्ट हैं? मेजर पोर्ट जो है आपके 12 हैं, 12 आपके मेजर पोर्ट हैं, ठीक है। इसी में हम लोग देखते हैं मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। वाधवन पोर्ट, वाधवन पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? पालघर जिले में। कौन सा पोर्ट? वाधवन पोर्ट। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये कैसा पोर्ट होगा? ये हर मौसम के लिए उपयुक्त है, ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। इसके अलावा जो 12 आपके मेजर पोर्ट्स हैं उसका यहाँ पर नाम लिखा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2023 का है लेकिन इसको जारी 2024 में किया गया है। ये इसका चौथा संस्करण है। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई पत्तनों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर इसमें देखें तो इंडिया में जो है कुल टॉप 100 में इंडिया के 9 पोर्ट्स आते हैं, जिसमें से जो पहला पोर्ट है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला पोर्ट है, जिसकी रैंक कितनी है आपकी? 19वीं रैंक है। इसमें शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का चौथा संस्करण है। इसको जारी करता है विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट, ठीक है। इसमें जो टॉप 100 में इंडिया के 9 पोर्ट हैं, जिसमें से जो पहला पोर्ट है वो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, जिसकी अगर ओवरऑल रैंकिंग देखी जाएगी तो वो 19वें नंबर पर है। तो आई होप ये आपको बात क्लियर हुई होगी। अगला है आपका NICDP, 12 9 औद्योगिक शहरों को मंजूरी। NICDP का मतलब है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे क्या है कि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ का विकास करना। इसका जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों क्या है कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ का डेवलप करना। जो सिटीज़ हैं उनको एज अ फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ के रूप में हम लोगों को डेवलप करना है। इसके अंतर्गत 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दे दी गई है, ठीक। इस पहले से इसमें क्या था? 4 ग्रीनफील्ड जो स्मार्ट शहर थे पहले से इसमें आइडेंटिफाइड थे। इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि कितने रुपए का बजट है? 28,602 करोड़ का। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें उत्तर प्रदेश का आगरा और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का आगरा और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, आपको बस इतनी बात याद रखनी। बाकी इसमें कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके 11 कॉरिडोर हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, वो ये हैं, जिनके नाम भी कुछ खास पूछे जाने वाले नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, जो 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई है उसमें से जो शहर हैं राज्य में, उसमें आपका उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, एक आपका आगरा, दूसरा आपका प्रयागराज। बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है याद करना है। बाकी सब कुछ आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आप इसको ऐसे काट सकते हैं, कोई भी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इसमें बस आपको याद रखना है जो 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ को मंजूरी मिली है NICDP के अंतर्गत, उसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, एक आपका आगरा, दूसरा आपका प्रयागराज। आई होप कि आपको ये बारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं एकीकृत पेंशन योजना, जिसको हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप से भी जानते हैं। ये एक इनकम सिक्योरिटी का काम करती है। इससे 23 लाख कर्मचारी जो केंद्र सरकार के हैं उनको लाभ होगा, ठीक।
इसमें क्या होगा कि एक बार इन लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि वो स्विच कर सकते हैं यूपीएस के ऊपर। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने लागू किया है यूपीएस को, वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ये स्कीम कब से प्रभावी होगी, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसमें मिनिमम आपको क्या है कि 10 वर्षों की सेवा आपको देनी ही पड़ेगी अगर आप यूपीएस में रजिस्टर होना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी। जो 50% वाला क्राइटेरिया है कि जो आपकी लास्ट सैलरी होगी उसका जो एवरेज बेसिक पे होगा उसके 50% आपकी पेंशन बनेगी। उसके लिए आपको 25 वर्षों की जो आपकी जॉब है वो 25 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है इसमें 10,000 रुपये आपको मिनिमम गारंटीड हैं अगर आप 10 वर्ष की सेवा करते हैं। ठीक, इसमें जो आपके कंपोनेंट हैं जैसे कि सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इन पे सब पे इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लागू होगा। ये सब बात आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लागू हुआ इन सारी चीज़ों पर, जो जितने भी कंपोनेंट हैं यूपीएस के अंतर्गत उन पे सब में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लागू होगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसको 2013-14 में पहली बार डिक्लेयर किया गया था। ये क्या होता है कि महंगाई को जो है आपको एडजस्ट करता है। इसमें क्या रहता है कि जो निवेशक होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी जो इनकम होगी वो इन्फ्लेशन की मार से बची रहेगी। ठीक है, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन रहेगा लेकिन उसके ऊपर खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये आपकी बात हो जाती है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की। आई होप अभी तक ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब जो आपका नेक्स्ट है वो आता है आपका क्या नाम, इसमें एक चीज़ और छूटती है कि यूपीएस में किसका कितना शेयर रहेगा। जो एम्प्लॉई है उसका 10% रहेगा और जो केंद्र सरकार है उसकी 18.5% शेयर रहने वाला है। एनपीएस वात्सल्य क्या है, तो एनपीएस वात्सल्य जो है आपकी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। कहाँ पर, 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री जी ने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की है, जिसमें मिनिमम 1,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जब मेजर हो जाएगा वो बच्चा तब उसको हम लोग एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल सकेंगे। ठीक, तो एनपीएस वात्सल्य क्या है, आवश्यक बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है, ये आपको अलग से याद रखना है। ठीक, उसके बाद एनआईआरएफ की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 से इसकी घोषणा की गई थी। पहली जो रैंकिंग थी 2016 में जारी हुई थी, जिसमें जितनी भी उच्च शैक्षणिक संस्थानें हैं उसके रैंकिंग इसमें दी जाती है। नवा संस्करण है, इसमें कुल मिलाकर के 8 कैटेगरी होती हैं। ठीक, इसमें 3 नई श्रेणियां जो हैं, 3 नई कैटेगरी को की पहली बार शामिल किया गया है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और आपका कौशल विश्वविद्यालय। 8 तो आपकी इसमें कैटेगरी होती ही हैं, लेकिन इसमें 3 नई कैटेगरी को शामिल किया गया है। वो 3 कैटेगरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल में पहले रैंक पर आईआईटी मद्रास है, दूसरे पर आईएससी बेंगलोर है। अगर यूपी में देखेंगे तो आईआईटी कानपुर, दूसरे नंबर पर आपका आईआईटी बीएचयू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में देखेंगे तो पहले नंबर पर आईएससी बेंगलोर है। कॉलेज की श्रेणी में देखेंगे तो हिंदू कॉलेज दिल्ली वाला। अगर रिसर्च की श्रेणी में देखेंगे तो आईआईएससी बेंगलोर। इनोवेशन में देखेंगे आईआईटी बॉम्बे। ओपन यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में देखेंगे तो इग्नू जो कि नई दिल्ली में स्थित है वो। और आपका कौशल विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखेंगे तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में देखेंगे तो अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का। ठीक, इसके बाद आपका विभिन्न विषयों में भी देखेंगे तो इस प्रकार से अगर इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आईआईटी मद्रास है। मैनेजमेंट के सबसे बड़े संस्थान आईआईएम अहमदाबाद। फार्मेसी की आपकी जामिया हमदर्द नई दिल्ली। चिकित्सा की ऑल इंडिया आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। दंत चिकित्सा की सविता इंस्टीट्यूट। विधि की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। वास्तुकला एवं नियोजन की आईआईटी रुड़की। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ठीक दोस्तों, ये हमें आशा है कि आपको अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। अगला जो है आपका उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड आपका पहला राज्य हो जाएगा। इसके 4 पिलर्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है एयर, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, ये 4 कंपोनेंट्स पर काम करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ये पहला राज्य होगा जिसने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को जारी किया है। ठीक है, इसका क्या मतलब क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा?
मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ठीक, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजी को इकोनॉमी के साथ जोड़ना, लिंकिंग इकोलॉजी विद इकोनॉमी। एनालिसिस जो होगी उससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के जो टारगेट डिसाइड किए जाएंगे उसको हम लोग ईजिली डिसाइड कर सकते हैं। एक बार इसको हम लोग समराइज करते हैं। जो आपका ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स है, ये उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इसको उत्तराखंड राज्य ने इसको पहली बार जारी किया है। ठीक है, ये पहला राज्य भी बन जाता है इसी क्रम में। 4 इसके पिलर हैं आपके, एयर, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट। जो इसकी एनालिसिस होगी उससे जो हम लोग इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में जो नए टारगेट्स हम लोग डिसाइड करेंगे उसको डिसाइड करने में हम लोगों को आसानी रहेगी, जिससे एक बैलेंस बनेगा इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में। अगला जो है आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमको किसी को मार्क करना हो तो ये टॉपिक होने वाला है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। 2018 में इसको शुरुआत किया गया था। चौथा ये संस्करण है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो वो आपके सुमन के बेरी है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समराइज करके ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इसमें पहला पॉइंट आप लोगों को आ सकता है कि सभी राज्यों ने इसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। ये आप लोग देखेंगे तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगेगा, लेकिन ये दोस्तों बात मानिए कि सारे राज्यों ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके थीम की तो टूवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसकी थीम हो जाएगी। इंडिया का स्कोर क्या है, 71 है। बेस लाइन आपकी आती है 2018 से है। फ्रंट रनर जो आपका पहले इसको रुक जाते हैं। इंडिया का स्कोर क्या है दोस्तों, 71 है, हम लोग समझ गए। बेस लाइन क्या है आपकी 2018। इसमें जो कैटेगरी होती है दोस्तों वो 4 कैटेगरी होती हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। अगर स्टेट की बात करें तो एस्पिरेंट और अचीवर में कोई स्टेट नहीं है। अगर यूटी की बात करें, एस्पिरेंट, अचीवर और परफॉर्मर में भी कोई यूटी नहीं है। फ्रंट रनर में सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, परफॉर्मर में सिर्फ आपकी 4 स्टेट्स हैं, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार। जिसका स्कोर दोस्तों जितना ज़्यादा है वो स्टेट उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक, ये इससे हम लोग समझ सकते हैं। स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक। ठीक, अब फ्रंट रनर में कुल मिलाकर के 32 आपके राज्य आते हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो पहली बार हैं। 10 जो हैं इसमें से नए राज्य हैं। ठीक, 32 में से जो 10 राज्य हैं इस बार वो नए राज्य हैं, जिसमें आपका यूपी भी जो है आपका फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मूविंग स्टेट कौन सा है, सबसे अच्छा राज्य, सबसे तेजी से परफॉर्म करने वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें 3 हैं आपके, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आता है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है। अगर हम लोग राज्य में देखें तो राज्यों में केरला, उत्तराखंड आपका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर गोवा और हिमाचल प्रदेश है। अगर आखिरी में देखें तो आखिरी राज्य आपका बिहार, उसके बाद आपका झारखंड है। यूटी की बात करें तो पहले नंबर पर चंडीगढ़ है, फिर उसके बाद आपका पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है। ठीक, जितने एसडीजी गोल्स हैं वो सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी इसको मैंने अच्छी तरीके से पहले ही समराइज कर दिया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसकी घोषणा नीति आयोग के द्वारा की जाती है। ये इसका चौथा संस्करण है। इसकी जो बेस लाइन है वो 2018 है। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन के बेरी हैं। इसमें सभी राज्यों ने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। इसकी 4 कैटेगरी होती हैं, पहली एस्पिरेंट, दूसरा परफॉर्मर, तीसरा फ्रंट रनर, चौथा अचीवर। जिस स्टेट का स्कोर ज़्यादा होता है वह स्टेट उतना ही अच्छा परफॉर्म करती है। एस्पिरेंट और अचीवर में ना ही कोई स्टेट है ना ही कोई यूनियन टेरिटरी पाई जाती है। परफॉर्मर में 4 स्टेट आ जाती हैं, नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार। फ्रंट रनर में आपके कुल 32 राज्य हैं, जिसमें से 10 राज्य नए हैं। जिसमें फास्टेस्ट मूविंग स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश भी आपका फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है। अगर स्टेट में देखेंगे तो पहले नंबर पर कंबाइंड रूप से केरल और उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर गोवा और हिमाचल प्रदेश है। आखिरी में देखेंगे सबसे राज्य में सबसे खराब प्रदर्शन कौन कर रहा है, बिहार और झारखंड है। फिर आपका अगर यूटी में देखेंगे तो सबसे पहले चंडीगढ़ है, दूसरे नंबर पर आपका पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर है। दोस्तों ठीक, एसडीजी गोल सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद ही करने हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक एसडीजी गोल्स को कैसे याद रखना है उस पर मैं आप लोगों को इंडिविजुअल वीडियो बना करके जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है संविधान हत्या दिवस।
इसमें क्या है कि भारत के संविधान में उन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं जो देश या उसके किसी हिस्से की शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रशासन को खतरे में डाल सकती है। ठीक, इसके लिए क्या होता है, इमरजेंसी लगाई जाती है। इमरजेंसी का जो आप कह सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है पार्ट 18 में बताया गया है। 352 से लेकर के 360 तक जो अनुच्छेद हैं इमरजेंसी से संबंधित हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है जो अभी तक सिर्फ 3 बार लगी है। एक आपकी 1962 में जिसको इंडो चाइना वार के नाम से जानते हैं, 1971 में जो इंडो पाकिस्तान वार है, और उसी के समय पर 1975 में भी लगा दी गई। ये दोनों जो है आपकी 1977 में समाप्त कर दी गई। ठीक, जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तारीख बस आपको याद रखनी है, बाकी तो अब कहानी आप लोगों को पहले से पता ही है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को, क्योंकि 25 जून को इमरजेंसी भी लगाई गई थी 1975 में। ठीक, तो बस आपको इतना ही मेन याद रखना है। जो इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और जो कमिटेड जुडिशरी की जो कॉन्सेप्ट था उसको लोकतंत्र विरोधी रवैया किसने कहा है, आपका ओम बिरला जी ने कहा है। ठीक, अगला है आपका कि एक तो हम लोगों को ये डेट याद रखनी है 25 जून की। 25 जून को क्या बनाया जाता है, आपका संविधान हत्या दिवस। दूसरा आपको याद रखना है 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस। ये भी आपको याद रखना है कि हैदराबाद के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो 1948 में। दोस्तों आपको बता दें कि देश आज़ाद होने के बाद भी 13 महीनों तक हैदराबाद पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाया था। इसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जिसके अंतर्गत इसको आज़ाद कराया गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, इसमें हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को बनाया जाता है, और जो आपका संविधान हत्या दिवस है वो आपका 25 जून को दोस्तों बनाया जाता है। फिर जो आपका अगला टॉपिक है दोस्तों, ग्लोबल इंडिया एआई समिट। ग्लोबल इंडिया एआई समिट, तो इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया, अश्विनी वैष्णव ने किया। ठीक, ये 7 स्तंभों पर आधारित है। किसके, इंडिया एआई मिशन जो है उसके जो 7 स्तंभ हैं उसके पैरेलल चलता है। ठीक, इस शिखर सम्मेलन के दौरान पार्टनरशिप हुई किसके किसके बीच में, OECD और GPAI के बीच में। OECD का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। GPAI का क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ ग्लोबल AI समिट में, नई दिल्ली में एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो GPAI है एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसको 2020 में लॉन्च किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि GPAI का जो लॉन्च कब किया गया, 2020 में इसको लॉन्च किया गया। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर में से एक था, और 2024 में भारत GPAI का लीड चेयर करेगा, मतलब अध्यक्ष है। GPAI का 2024 में भारत अध्यक्ष भी रहने वाला है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 में इसका गठन हुआ, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर था। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि AI एप्रिसिएशन डे 16 जुलाई को मनाया जाता है। AI एप्रिसिएशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 जुलाई को मनाया जाता है। 3 डेट हम लोगों ने पढ़ी, 25 जून, 17 सितंबर और 16 जुलाई। 25 जून को संविधान हत्या दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को, 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस यानी कि AI एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। अगला है आपका AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव। जो AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने इसको अडॉप्ट कर लिया है। AI पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया। यह पहला अवसर है जब महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किसी प्रस्ताव को अंगीकृत किया। इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। ठीक, AI से हम लोग क्या समझते हैं, इंडिया AI मिशन। तो AI से हम लोग को मतलब होता है जितने भी हमारे ह्यूमन थॉट्स होते हैं उनके मैकेनाइजेशन को, मशीनीकरण को, ह्यूमन के विचारों को, मानव के विचारों को जो मशीनीकरण हो जाता है उसी को हम लोग AI कहते हैं। जब कंप्यूटर पूरी तरीके से ह्यूमन की तरीके से काम करने लगे वो भी आपका AI की तरीके से काम करता है। इंडिया AI मिशन जो है इसको 2024 में इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसका बजट कितना है, 10,371 करोड़ रुपए इसका खर्च आएगा। 5 वर्षों की इसकी अवधि है। इसके 7 पिलर हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने ऊपर बात करी है। 7 पिलर को आपको एक बार देख लेना है, बाकी इसका कोई काम ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, इंडिया AI डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इंडिया
AI सेफ एंड ट्रस्टेड AI। ठीक, अगला जो है आपका टेली कम्युनिकेशन बिल है, ये आपका इसको लोकसभा में 20 दिसंबर को पारित किया गया, राज्यसभा में 21 दिसंबर को पारित किया गया, 24 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक, केंद्र सरकार से पहले हमको कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको करने के लिए हमको केंद्र सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे कि दूरसंचार सेवाएं अगर किसी को प्रदान करनी है तो दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना करनी है, संचालन करना है, रखरखाव या विस्तारण के लिए, रेडियो उपकरण धारण करना है तो उसके लिए। जो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट है आपका 1885 का, इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट यानी कि भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। ये क्या करता था, सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जहाँ जिन क्षेत्र में सर्विसेज नहीं अवेलेबल थी वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसके लिए इसकी स्थापना करी गई थी। तो इसको क्या किया गया, इसका नाम जो बदल करके डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदल करके डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 है उसकी सेक्शन 24(1) के तहत डिजिटल इंडिया फंड के प्रबंधन और कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। ठीक, इसमें जो फाइन्स वगैरह बताई गई हैं कि क्या होगा, तो 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है, 2 करोड़ रुपए का इसमें जुर्माना लग सकता है। अभी तक ये पॉइंट आपको यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत में प्रति व्यक्ति कितने सिम इशू करा सकता है कोई भी व्यक्ति, तो 9 सिम हम लोग इशू करा सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें से एक्सेप्शन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, जहाँ पर सिम की जो सीमा है वो 6 कर दी गई है, घटा करके सिम की जो सीमा है घटा करके 6 कर दी गई है। अगला जो है आपका लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ते कदाचार के कारण उनके आयोजन में देरी तो होती है, साथ ही परीक्षाएं रद्द भी घोषित कर दी जाती हैं। इसीलिए एक एक्ट लाया गया है जिसको 6 फरवरी को लोकसभा में पास किया गया, 9 फरवरी को राज्यसभा में पास किया गया, 12 फरवरी को इस पर राष्ट्रपति ने इसमें क्या कर दिया, आपका हस्ताक्षर कर दिए। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, तो यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और भर्ती के लिए उनके संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालय। इसमें जो अपराध उनके हैं उसकी सजा है 3 से 5 साल की सजा, 3 से 5 साल की कैद या 10 लाख रुपए के जुर्माना। ये आपका जो एक्ट होगा कॉग्निजेबल होगा, गैर जमानती होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा। इस अगर कोई इसमें व्यक्ति संगठित अपराध करता है यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है तो उसमें 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की इसमें सजा होगी और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। इसमें जो अधिकारी इसकी कार्यवाही करेंगे वो डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी की रैंक से ऊपर के जो अधिकारी होंगे वही इसकी जांच करेंगे। 24 जुलाई 2024 को बिहार ने भी अपना बिल जो है पारित कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का जो उद्घाटन है इसकी कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि मूलतः या एक इसको हम लोग अगर शॉर्ट में देखें तो बस हमको इतना याद रखना है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसको कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़वा दिया था, इसमें हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसको संरक्षण भी दिया था। ठीक है, बाकी इसका मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है नालंदा के राजगीर में। 455 एकड़ भूमि इसके लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा मिला है। भारत का राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके विजिटर कौन होंगे, भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो इस समय विजिटर कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अरविंद पनगड़िया जी इसके कुलाधिपति हैं और इसके जो वाइस चांसलर हैं, इंटरिम वाइस चांसलर हैं दोस्तों, वो अभय कुमार सिंह हैं। बस आपको ये 3 बातें याद रखनी है कि जो नालंदा के इंटरिम वाइस चांसलर हैं वो अभय कुमार सिंह हैं, कुलाधिपति जो हैं अरविंद पनगड़िया हैं और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो आपकी कुलाध्यक्ष हैं। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्मृतिवन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल। तो ये जो टॉपिक है हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों वैसे तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन मैंने पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनको अच्छे तरीके से देखने के बावजूद
सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को हमने हाईलाइट किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी बात को विश्वास करिए, आप लोग एक बार अच्छे से इसको सुन लीजिए, फिर इसको रिवाइज कर लीजिए, 2 दिन बाद फिर इसको रिवाइज कर लीजिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। कल जब हम लोग अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले एक आपको छोटा सा इसका रिकैप भी उस वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता रहता है। बाकी आप लोग हमसे अलग अलग चीज़ों पे जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है। आप लोग दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें।